लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू वर टू लाइव फॉर एवर। कि जियो ऐसे कि कल ही मरने वाले हो और सीखो ऐसे कि हमेशा जीने वाले हो। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका जीएस सफर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये है हमारे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का लेक्चर नंबर 11। पिछले 10 लेक्चर में हम बात कर चुके कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी, कैसे बनी, कैसे उसकी मांग की गई और उसने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे तैयार किया। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं की। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला, हमारा संविधान कोडिफाइड है या अनकोडिफाइड। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है या फिर अलिखित है? तो दूसरे ही लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इसको किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लिखित है, कोडिफाइड है। अगर बात की जाए कि विश्व में सबसे लंबा संविधान किस कंट्री का है, तो वो हमारा इंडिया का ही है सबसे लंबा संविधान। देखिए क्या है कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का जो संविधान है उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल है, 7 अनुच्छेद है और इसको तैयार होने में भी कितना टाइम लगा, बहुत ही कम समय, 4 महीने इसको तैयार होने में लगे थे। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो इसमें 128 128 आर्टिकल्स है, इसको तैयार होने में लगा अप्रोक्स 9 मंथ्स के लगभग इसमें टाइम लगा था। अगर बात की जाए कनाडा की, तो इसमें जो आर्टिकल्स है वो है 147 147। इसको तैयार होने में जो टाइम लगा वो था 2 साल और 6 महीने। और इसके बाद अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में है 153 आर्टिकल्स और इसको तैयार होने में अप्रोक्स 1 ईयर का टाइम लगा था। तो किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को आप उठा के देख सकते हैं, सबसे लंबा संविधान किस कंट्री का, इंडिया का, और सबसे टाइम कंज्यूम भी किस में हुआ, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। क्योंकि हमने देखा था इसमें कितने कंट्रीज की हेल्प ली गई थी, 60 देशों की, 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या किया था, स्टडी किया था। फिर हमारा जो भारत शासन अधिनियम था, एक्ट था जो 1935, उससे भी हमने चीजों को लिया था। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था। और आर्टिकल्स की बात करें तो 395 आर्टिकल्स उसके अंदर थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो 448 आर्टिकल्स अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अंदर है। तो ये थी बात कि भारत का संविधान लिखित है, सबसे लंबा है। किसी भी कंट्री से आप कंपैरिजन कर सकते हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या साउथ अफ्रीका। अमेरिका की बात करें तो 7 आर्टिकल्स 4 महीने में तैयार हो चुका था। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो 128 आर्टिकल्स, जिसको तैयार होने में कितना टाइम लगा था, लगभग अप्रोक्स कह सकते हो आप, एग्जैक्ट तो नहीं है, 9 महीने। अगर बात करें कनाडा की, तो 147 आर्टिकल्स, इसको तैयार होने में कितना टाइम कंज्यूम हुआ, 2 साल 6 महीने। और अगर बात करें साउथ अफ्रीका की, तो 153 आर्टिकल्स और इसको तैयार होने में कितना टाइम लगा था, 1 साल। अब बात कर लेते हैं नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, नम्यता और अनम्यता का मतलब क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लचीला तो है, लचीला मतलब नम्य, और नम्य का मीन्स हम बोल सकते हैं इसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, हम संशोधन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना कोई एक्ट पास किए, बिना कोई प्रस्ताव रखे हम डायरेक्ट इसमें अमेंडमेंट करें, ऐसा तो नहीं होगा। पहले क्या होगा, पार्लियामेंट में कोई भी हमने प्रस्ताव रखना होगा, उस बिल को पास कराना होगा, उससे क्या होगा, हमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर लेने होंगे, तो एक प्रोसेस चलेगा। लेकिन उस प्रोसेस के बाद हम उसमें, हमारा जो संविधान है उसमें हम अमेंडमेंट, संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन कर तो सकते हैं, मतलब नम्य है, कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नम्य नहीं है कि उठाया और संशोधन कर दिया किसी ने भी। उसके लिए क्या, एक प्रोसेस की जरूरत होती है, तो कहीं ना कहीं अनम्यता भी इसके अंदर है। तो लचीलापन होने के साथ साथ, नम्यता होने के साथ साथ अनम्यता भी है। हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, एक प्रोसेस होगा, पार्लियामेंट में भी होगा, फिर प्रेसिडेंट से भी सिग्नेचर चाहिए होंगे, उसके बाद आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कि भारतीय जो संविधान है उसका स्रोत कौन है, वो बनाया किसके लिए गया है, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है उसका सोर्स कौन है, उसका स्रोत कौन है, तो भारत की जनता।
देखिए, जब आप प्रेम्बल को पढ़ोगे, जब आप प्रस्तावना को पढ़ोगे, तो उसमें शुरू की ही लाइन होती है कि हम भारत के लोग। तो कहीं ना कहीं जो सोर्स है जहां से चीजों को लिया गया वो कौन है? भारत की जनता। अभी एक बात बताइए, अगर हम एक नियमों की किताब तो बना दें, लेकिन लागू करने के लिए हमारे पास पॉपुलेशन नहीं है, जनसंख्या नहीं है, लोग नहीं है, जनता नहीं है, तो फिर वो किताब किस लिए? किसी काम की नहीं होगी। तो संविधान काम करेगा कब? जब किसके ऊपर लागू किया जाएगा? वो जनता के ऊपर, लोगों के ऊपर लागू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका सोर्स, उसका स्रोत कौन है? भारत की जनता। तो भारत की जनता के लिए ही उसको तैयार किया गया है। अगले, अगर हम इसके फीचर की बात करें, विशेषता की बात करें, तो वो है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। देखो, इंडिया में क्या है? स्टेट्स है, स्टेट्स को भी उनके राइट्स दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं संघ इसके ऊपर क्या करता है? काम करता है। सेंटर सभी के ऊपर क्या करता है? काम करता है। तो एकात्मकता की ओर, मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा सेंटर की तरफ झुकाव है। संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम यहाँ पे है, लेकिन सोचने वाली बात यह, आया हुआ ये क्वेश्चन है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या संघीय वर्ड या फेडरल वर्ड का यूज हुआ है? तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस वर्ड का यूज नहीं हुआ। देखो, भारत संघीय है, भारत कहीं ना कहीं फेडरल स्टेट है। हम एकात्मकता की तरफ झुकाव रखे, हमने सेंटर की तरफ हमारा झुकाव है स्टेट्स का, तो संघीय तो ये कहीं ना कहीं है, लेकिन इस वर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है। तो ये पूछ लिया जाता है कि क्या संघीय वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है? तो ऐसा नहीं है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत संघीय है तो वर्ड भी कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम संघीय है लेकिन वर्ड का यूज नहीं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आगे चल के, अगले लेक्चर्स में जब हम इसके फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज को पढ़ेंगे, तो काफी सारी चीजें हमारे सामने आएगी। देखो, फीचर्स, विशेषताएं क्या होती है जो आप अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ने वाले हो। अगर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आप जो इसके अंदर पढ़ने वाले हो, फंडामेंटल राइट्स भी इसके अंदर आएंगे, ड्यूटीज भी आएगी, पार्लियामेंट भी आएंगे, प्रेसिडेंट भी आएंगे, सब चीजें आने वाली है। लेकिन उन सबकी एक समरी कहीं ना कहीं कि क्या वो सारी चीजें है, तो वो समरी बता देना क्या है, उसका फीचर है। इसी पे हम बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देगा? स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या? कि सुप्रीम कोर्ट है जो इसको कोई भी बांध के नहीं रख सकता। ऐसा तो नहीं कि पार्लियामेंट अपने किसी भी नियम को सुप्रीम कोर्ट पे थोप दे, या फिर प्रेसिडेंट अपने किसी भी नियम को सुप्रीम कोर्ट पे थोप दे, ऐसा नहीं होगा। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा, जो हमारे हाई कोर्ट्स होंगे, जो हमारी न्यायपालिका होगी मेनली, वो स्वतंत्र होगी, पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट होगी। उसके बाद सरकार का संसदीय रूप, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर विधायिका कौन है? संसद। अच्छा, एक क्वेश्चन है, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि भारत की सबसे पहली संसद कौन थी? तो कौन थी? वो था हमारी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो हमारी सरकार का स्वरूप कैसा है? वो है संसदीय। हमारे यहाँ पे विधायिका होती है संसद, द्विसदनीय, कौन? लोकसभा और राज्यसभा। और ये चीज हमने कहा से ली? ये ली हमने ब्रिटेन से। ब्रिटेन में भी ऐसा ही होता है। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में संसदीय प्रणाली नहीं है। वहां पर विधायिका जो है वो संसद नहीं है, बल्कि वहां पर राष्ट्रपति प्रणाली है। वहां पर जो नियम बनाने का राइट है वो किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को वो प्राप्त है। इसके बाद बात करें कि भारत में सर्वोच्च स्थान किसको दिया जाएगा। अगर कभी कोई केस आता है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे देती है, या फिर जो गवर्नमेंट है हमारी वो अपना फैसला दे देती है, तो वो किसको ध्यान में रखकर अपना फैसला देंगे? सबसे जो ऊंचा स्थान अगर बात की जाए तो किसको दी जाएगी? तो वो दिया जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी फैसला लेगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के उसको फैसला लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि हमें बोलने की आजादी दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने और सुप्रीम कोर्ट उसको छीन ले, या फिर हमें सभाएं करने की आजादी, असेंबली करने की आजादी दी है किसने? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। या फिर प्रेस की आजादी दी है, प्रेस की स्वतंत्रता हमें हमारे संविधान ने दी। और कल ऐसा हो कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी अपना नियम निकाल दे कि आपकी जो प्रेस की आजादी वो खत्म कर दी गई, तो ऐसा नहीं होगा। जो हमें फंडामेंटल राइट्स या ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दी है उसको वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को ही सबसे ऊंचा दर्जा भारत में दिया जाएगा। और हम सब जानते हैं कि अगर प्रेसिडेंट को भी हटाना होता है
महाभियोग इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अगर करना है तो उसका भी सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन ना करे, उसका उल्लंघन करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, उसमें चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी पार्लियामेंट हो, चाहे कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर चीज से ऊपर कौन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन सा राइट देता है, वयस्क मताधिकार, जिसकी मांग कभी किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कब, 1938 में। उसके बाद एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता की बात हम करते हैं। देखिए क्या था कि 370 के पहले कहीं ना कहीं यहाँ पर भी दोहरी नागरिकता थी। जम्मू कश्मीर के लिए अलग नागरिकता होती थी, जैसे अमेरिका में होता है। अमेरिका में स्टेट्स के लिए अलग हमें सिटीजनशिप लेना होता है और सेंटर के लिए अलग। तो ऐसा कुछ भारत में नहीं है। अभी तो खैर किसी भी स्टेट में नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पहले भी अगर बात करें 370 को हटने से पहले 370, तो उससे पहले की बात करें तो तब भी पूरे भारत में अगर कश्मीर को छोड़ दे तो एकल नागरिकता थी। ऐसा तो नहीं होगा कि आप यूपी में रहते हो तो यूपी के लिए आपकी अलग सिटीजनशिप होगी, यूपी के लिए आपका अलग आधार कार्ड बनेगा, और सेंटर के लिए आपकी अलग सिटीजनशिप होगी, अलग आधार कार्ड बनेगा, ऐसा नहीं होगा। एक ही सिटीजनशिप होगी, आप यूपी में हो, आप बॉम्बे में हो, आप दिल्ली में हो, कहीं पर भी आप। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमें क्या प्रोवाइड कराता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार, जिसमें काफी सारे राइट्स है हमारे। पहले 7 होते थे, अभी कितने कर दिए गए, 6 कर दिए गए। आगे हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का, समता का, शिक्षा का, या फिर संस्कृति से रिलेटेड कई सारे अधिकार हम अगले लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो हमें क्या बताता है कि हमारे कुछ राइट्स तो वो देता है, अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि मैं आपको फंडामेंटल राइट्स देता हूँ, आपके ये मौलिक अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको अधिकार दिए जाएंगे, आपकी कुछ ड्यूटीज भी होती है अपनी कंट्री के प्रति। आपने अपने राष्ट्रगान को सम्मान देना होता है, आपने अपने नेशनल फ्लैग तिरंगे को सम्मान देना होता है, अपनी कंट्री में भाईचारा बनाए रखना, बंधुत्व की भावना को बनाए रखना, या फिर देश को अखंड रूप से बनाए रखना, ये भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं राइट्स देने के साथ साथ हमें हमारी ड्यूटीज भी बताते हैं, हमारे मौलिक कर्तव्यों को भी बताता है कौन, हमारा संविधान। उसके बाद ये डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व भी बताता है कि कोई भी अगर स्टेट कोई नियम लेकर आता है तो सबसे पहले उसने अपनी जनता के हक में उस नियम को देखना होगा। ऐसा नहीं कि तुम अपनी जनता पे उस नियम को क्या करो, थोप रहे हो, उससे चाहे जनता को कोई फायदा हो, नुकसान हो, ऐसा नहीं होगा। आपने जनता के पक्ष में जाकर सोचना होगा। उसके बाद हमारी कंट्री क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे हर धर्म को इक्वली माना जाता है, हर धर्म को सम्मान दिया जाता है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, आप पूरी तरह से आजाद हो। आपातकालीन प्रावधान भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, आगे चल के हम लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं कि जब आपातकाल 3 तरह से लगाया जाता है। इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी हो सकती है, जब कोई भी क्या हो जाए, अटैक वगैरह हो जाए बाहर से, जब प्रेसिडेंट का शासन लगा दिया जाता है, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, जो हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो कुछ टाइम के लिए क्या रोक दिए जाते हैं, कुछ रोक दिए जाते हैं 1921 करके 22, या कुछ हमें प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो वो सब चीजें हम बात करेंगे अगले लेक्चर्स में। इसके बाद भारत में क्या होगी, त्रिस्तरीय सरकार होगी, ठीक है ना। एक तो सेंटर की होगी गवर्नमेंट, फिर स्टेट की होगी, फिर कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो एक क्षेत्रीय या पंचायती करके जिसको आप बोल सकते हो। उसके बाद ये हमें पंचायतें भी हम पढ़ने वाले हैं इसमें, जो आगे चल के हमारे शेड्यूल्स में भी जुड़ेगी। पहले 8 शेड्यूल थे अनुसूचियां, बाद में 12 हो जाएंगे। और सहकारी समितियां, तो ये सब फीचर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। कि फीचर्स का मतलब क्या कि ये सब चीजें आने वाली है जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो हम इन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी चीज को आप अगर पढ़ने वाले हो तो पहले उसका इंट्रोडक्शन मिल जाए अगर, तो चीजें और भी सिंपल हो जाती है। अब हमें पता लग चुका कि हम क्या क्या उसके अंदर पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ने में और भी अच्छे से आपको समझ आएगा। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की कुछ जो प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching this video.